हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्या भारत में दंगे करा रहा है बांग्लादेश। देखिए, दरअसल बीते दिनों भारत में वक्फ कानून के विरोध में अनेक जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और अनेक जगह ये विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप भी ले चुके हैं। अब इस दौरान ये देखा गया कि कई लोगों की मृत्यु हो गई है, अनेक लोग घायल हैं और वहीं बहुत सारे लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और इस प्रकार की अनेक घटनाओं के अंदर बांग्लादेश का नाम भी सामने आ रहा है। जरूरी है कि हम लोग इस मुद्दे को अच्छे से जाने समझे, क्योंकि बहुत सारी खास बातें आज की इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए, इसलिए जरूरी है कि आप लोग अंत तक बनकर सभी चीजों को देखें। तो देखिए, हमारी इस मामले में फिलहाल जो न्यूज़ है वो ये कह रही है कि वेस्ट बंगाल गवर्नर बोस लीव्स फॉर वायलेंस हिट मालदा मुर्शिदाबाद। तो देखिए, आज जो बंगाल के यानी कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर साहब हैं वो निकल रहे हैं थोड़ा सा दौरा करने के लिए जो जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा भी बीते दिनों हिंसा का होना, बांग्लादेश का इस मामले में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें भी समझनी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो क्लास में क्या क्या शामिल है, चर्चा में क्यों, वक्फ कानून का विरोध, मुर्शिदाबाद हिंसा, बांग्लादेशी कनेक्शन, वक्फ कानून और सांप्रदायिक दंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। पर सारी बातें समझेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेने के बाद। देखिए, आप सभी लोग ये चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, तो आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए ही स्टडी IQ IAS ने हिंदी में आप लोगों के लिए प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स शुरू किया है। यानी कि आप लोगों की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों ही स्टेजेस की सभी टेंशन, सभी जिम्मेदारियां स्टडी IQ IAS की टीम संभालेगी और आप सभी लोगों को प्रत्येक स्तर पर क्लासेस देना, नोट्स प्रोवाइड करना, आप लोगों की मेंटरशिप करना, ये सारा काम हम लोग करेंगे। तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा खास होने वाला आप लोगों के लिए और अप्रैल में ही ये कोर्स शुरू हो रहा है। 24 अप्रैल से ये कोर्स शुरू होगा सुबह 8 बजे। तो जितने भी साथी चाहते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी हो और खुद को एनरोल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग एनरोल कर सकते हैं खुद को और यूज़ कर सकते हैं KL लाइव कोड। इस कोड का अगर आप यूज़ करेंगे तो ये समझिए कि फीस आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगी और मात्र 3,999 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी मिलेगी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए। अगर आप टेस्ट सीरीज में मंथली टॉप करते हैं तो आपको 11,000 रुपये का यहाँ पर प्राइस भी दिया जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खास चीज़ें हैं। और अगर मान लीजिए कि आप एनरोल कर लेते हैं और एनरोल करने के बाद आपके पास एक और यहाँ पर विकल्प रहेगा, वो ये है फीस वापस लेने का। जितने भी साथी अगर एनरोल करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं, तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी और साथ साथ आपको मेंस और इंटरव्यू की तैयारियां भी करवाई जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, समझ लीजिए कि इससे अच्छा कोर्स आप लोग को नहीं मिलने वाला है फिलहाल। तो बस एनरोल कीजिए KL लाइव कोड के साथ। आइए शुरू करते हैं अपना मामला। तो देखिए, वक्फ बिल को लेकर के काफ़ी लंबे समय स्थितियां हमारे देश के अंदर बनी रही, अलग अलग चीज़ें हुई और अंततः वक्फ बिल वक्फ कानून के रूप में परिवर्तित हो गया। संसद से बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद में 5 अप्रैल की देर रात को हमारी राष्ट्रपति के द्वारा वक्फ कानून को मंजूरी दे दी गई, स्वीकृति दे दी गई, मोहर लगा दी गई, जिसके बाद ये वक्फ बिल कानून के रूप में स्थापित हो गया था। अब ये सारी चीजें जैसे ही हुई तो हम लोग देख रहे थे कि वक्फ बिल को लेकर के पहले से ही हमारे देश के अंदर मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा क्रोध में था। मुस्लिम समुदाय को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी और वो लगातार ये प्रयास कर रहा था कि कैसे भी करके वक्फ बिल को रोक लिया जाए और उसको कानून बनने ना दिया जाए। हालांकि वक्फ बिल प्रस्तुत किए जाने के बाद से ही मुस्लिम समुदाय ने अलग अलग प्रकार से अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया था और हम ये देखते हैं कि सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्मा चुका था और अलग अलग जगह अलग अलग बातें चल रही थी। चाहे हम लोग इस दौरान QR कोड का डिस्प्यूट देख रहे थे, सभी लोग अपना समर्थन और विरोध में बातें प्रस्तुत कर रहे थे और साथ साथ किसी भी प्रकार से ये कोशिश की जा रही थी कि बस ये बिल कानून ना बने। सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था और सिर्फ इतना ही नहीं, जब पार्लियामेंट के अंदर कमेटी के पास ये बिल था वहां पर भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चला और लगातार स्थिति इसकी धीरे धीरे डिले होती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी वह बिल था तो बिल को लेकर के डिस्कशन तो होना ही था, तो बिल बन गया है कानून। यानी कि डिस्कशन हुआ है, संसद ने, भाई दोनों ही सदनों ने इसको अप्रूव किया, जिसके बाद राष्ट्रपति की मोहर के बाद ये बन गया कानून। अब चीजें यहां पर भी आके पूरी नहीं हुई। अब जिस प्रकार से इस बिल को पास होने से रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के अलग अलग लोग प्रयास कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव थे और उनको यही महसूस हो रहा था कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो ऐसे स्थिति में वक्फ से जुड़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी, मुस्लिम समुदाय के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे और भारत के अंदर उनकी अल्पसंख्यक स्थिति और भी ज्यादा चिंता का सामना करने लगेगी। अब इस दौरान जैसे ही ये बिल कानून बन जाता है तो कानून बनने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक खास अनाउंसमेंट करता है। अब यहां पर स्थिति हो गई थी कानून के अकॉर्डिंग। अब कानून के अकॉर्डिंग हो गई थी, फिर भी ये लोग नहीं माने और उनका यह था कि इस कानून को रद्द कराना है।
तो इसके लिए इन्होंने सबसे एक खास विकल्प तो ये अपनाया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि ये कानून गलत है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक और खास अनाउंसमेंट की, और वो ये अनाउंसमेंट की कि भाई ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड वक्फ कानून के खिलाफ देश में 87 दिन का एक प्रोटेस्ट शुरू करेगा। 87 दिन का प्रोटेस्ट शुरू करेगा। इस प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने डेट बता दी कि देखिए जी 11 अप्रैल से ये प्रोटेस्ट हम लोग शुरू करेंगे और ये प्रोटेस्ट 7 जुलाई तक चलने वाला है, यानी कि टोटल 87 दिन का ये प्रोटेस्ट रहेगा, और इसको इन्होंने नाम दिया वक्फ बचाओ अभियान। अब इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ अभियान शुरू किया, और इस वक्फ बचाओ अभियान के तहत ये खास बात रखी गई कि भारत के अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, और कैसे भी करके सरकार तक ये बात पहुंचाई जाएगी और ये प्रयास किया जाएगा कि वक्फ कानून को रद्द करवा दिया जाए और वक्फ की स्थिति को सुरक्षित करा लिया जाए। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी डिसाइड किया यहां पर कि देखिए इस पूरे अभियान के दौरान हम लोग अनेक लोगों से हस्ताक्षर करवाएंगे, और उनके हस्ताक्षर के साथ एक पत्र लिख करके हम भेजेंगे सरकार को, जिससे कि वो हमारी बात को सुने और बात को सुन करके वो कुछ एक्शन ले, जिससे कि चीजें सुधर जाए और वक्फ खतरे में ना पड़े। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लगभग सभी लोगों को ऐसा ही महसूस होता है कि इस कानून के आने के बाद से अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार खतरे में पड़ गए हैं, वक्फ की स्थिति खतरे में पड़ गई है, और वो इसको वापस से पहले की स्थिति में ही लाके आना चाहते हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार के संशोधन सरकार ने किए हैं पिछले कानून की जगह अब इस नए कानून को ला करके, तो उसमें भी पता चल रहा है कि काफी सारी परेशानियां उन लोगों को महसूस होने लगी है। अब विरोध प्रदर्शन करना था। हालांकि विरोध प्रदर्शन के मामले में वैसे तो स्पष्ट तौर पर यह बात सामने नहीं आई थी कि हाँ ये विरोध प्रदर्शन हिंसक होंगे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि हिंसा की घटनाएं भी हमें देखने को मिली, और ऐसी ही कुछ खास घटनाएं हमें देखने को मिलती है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में 4 अलग अलग जिलों के अंदर हिंसक घटनाएं हुई। 4 अलग अलग जिलों के अंदर हिंसक घटनाओं के मामले में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी मुर्शिदाबाद ने। मुर्शिदाबाद का मामला बहुत ज्यादा गंभीर रहा इस दौरान। तो मुर्शिदाबाद के अलावा इसमें मालदा भी शामिल था। मालदा के अलावा हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि हुगली भी शामिल रहा, और हुगली के अलावा यहाँ पर उत्तर 24 परगना जिला भी शामिल था। तो ये 4 प्रमुख जिले थे जहां पर खास तौर पे हिंसा देखी गई वेस्ट बंगाल में। मुर्शिदाबाद ने सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों का आकर्षण लिया, और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि मुर्शिदाबाद के मामले में आंकड़े ये बताते हैं कि इस गंभीर प्रदर्शन के अंदर 3 लोगों की मृत्यु हुई, वहीं साथ साथ 15 पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हुए, 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई। अब जैसे ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तो तुरंत सरकार आ गई एक्शन में, और 1600 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए, ताकि वे इस पूरे के पूरे राज्य के अंदर, इस जिले के अंदर जाकर के स्थिति को संभाल सकें और सुरक्षा उपायों को अपनाकर एक अच्छी व्यवस्था को यहाँ पर बहाल किया जा सके। अब काम चला तो, लेकिन इस पूरे के पूरे एक्शन के बावजूद मामला बहुत अच्छे तरह से नहीं सुधर पाया, क्योंकि जहां एक तरफ इस मामले को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा था, चीजों को ठीक करने का प्रयास किया जाता था, वहीं 2 और मौतों की खबरें बाद में आती है, और पता लगता है कि ये 2 मौतें हैं, इसमें एक पिता और एक पुत्र शामिल है। अब ये पिता और पुत्र की मौत का मामला आगे बढ़ता है, जांच की जाती है, और जांच करने के बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 2 लोगों में से जिनको गिरफ्तार किया जाता है, एक व्यक्ति का नाम है कालू नदाब और दूसरे का नाम है दिलदार नदाब। कालू नदाब को पकड़ा जाता है बांग्लादेशी बॉर्डर के पास से, दिलदार नदाब को पकड़ा जाता है झारखंड के पास से, और उनसे पूछताछ की जाती है। हालांकि इस दौरान कई बार यह भी महसूस किया जाता है कि क्या इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में कहीं बांग्लादेश जिम्मेदार है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अभी हमारी चीजें ठीक नहीं चल रही है, और बांग्लादेश का फिर लेकर के फिर मामला सामने आया। और हम लोग ये देखते हैं कि सिक्योरिटी लगाए जाने के बावजूद हालांकि कोशिश की जा रही है कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, और मामला काफी ज्यादा हद तक शांत भी है, पर फिर भी चीजें गड़बड़ा रही हैं। तो इसी के साथ जब पूरे मामले की जांच चल रही थी, खोजबीन चल रही थी, तो एक रिपोर्ट हम लोग के सामने ये आई, जिसमें ये पता चला कि वेस्ट बंगाल में होने वाले दंगों के अंदर बांग्लादेश का भी पूरा का पूरा हाथ है। और जिन 2 कट्टरपंथी संगठनों का नाम सामने आया था, उसमें पहला है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और दूसरा है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। यह माना गया कि ये दोनों के दोनों कट्टरपंथी समूह बांग्लादेश के अंदर हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, और चीजों को खराब से खराब करने की कोशिश ये कर रहे हैं, और इनकी भी चाहत है कि कैसे भी करके वायलेंस को बढ़ाया जाए और वक्फ कानून के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन को बड़े से बड़े स्तर पर लेकर जाया जाए। इस पूरे के पूरे सूचना के लिए एक रिपोर्ट है पीटीआई की। वो पीटीआई की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आता है 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को पता चलता है कि चीजें ऐसी चल रही होती हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल
बंगाल के अंदर वायलेंस की जांच के लिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने भी एक टीम गठित की है और वो भी चाहती है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री का तो खुद यही कहना है कि जो वायलेंस हुआ है ये वायलेंस पूर्व नियोजित है, यानी कि पहले से ही प्लान था और बस बाद में जब मौका मिला तो इस वायलेंस की घटना को इन्होंने अंजाम भी दे दिया। केवल कहानी यहीं तक ही नहीं रुकी। अब हम लोगों ने जहां ये देखा था कि बंगाल के इस पूरे के पूरे हिंसक घटनाक्रम में जहां बांग्लादेश के दो कट्टरपंथी संगठनों का नाम सामने आया था, अब यहां पर बांग्लादेश की सरकार भी पीछे नहीं रही। बांग्लादेश की सरकार पीछे क्यों नहीं रही? क्योंकि बांग्लादेश की सरकार के मामले में भारत के ऊपर टिप्पणियां आने लगी। तो बांग्लादेश के अंदर जो फिलहाल मोहम्मद यूनुस हैं उनके प्रेस सचिव जिसका नाम है शफीकुल आलम, तो शफीकुल आलम ने भारत सरकार को और वेस्ट बंगाल की सरकार के लिए एक खास निवेदन भेजा, एक खास रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ पर पता लगता है हमें कि शफीकुल आलम ने ये कहा है कि भारत में मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं हम उन हमलों की निंदा करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि इन हमलों में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया। यानी कि सीधे तौर पर बांग्लादेश की तरफ से यह कहा गया है कि भाई मुस्लिम है, अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंसा हो रही है, नुकसान हो रहा है, सरकार कदम उठाए और उनको हिंसा से बचाए। हालांकि जो मरने वाले लोग हैं जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है वो लोग तो इस अल्पसंख्यक समुदाय के थे ही नहीं, बल्कि वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका ही हिंसक प्रदर्शन पूरा का पूरा था, उनके द्वारा ही सभी चीजें गड़बड़ाई और बाद में मामला गंभीर हो गया। तो फिर भी बांग्लादेश ने यहाँ पर जो सारी की सारी स्थितियां प्रस्तुत की थी वो इस वजह से की थी कि भाई सिर्फ और सिर्फ वो मुस्लिमों के लिए ही यहाँ पर संरक्षण चाहता था, उनकी स्थिति को सुरक्षित करना चाहता था। तो बांग्लादेश की तरफ से जवाब दिया है हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिनका नाम है रणधीर जायसवाल साहब। तो रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश की इस टिप्पणी का पूरा जवाब दिया और टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं के संबंध में बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों को हम खारिज करते हैं। यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के चल रहे उत्पीड़न पर भारत की चिंताओं के साथ तुलना करने का एक छिपा हुआ और कपटपूर्ण प्रयास है। यानी कि भारत ने बांग्लादेश की पहले तो इस टिप्पणी की पूरी तरह से निंदा की, इसको खारिज कर दिया, साथ साथ यह बताया कि जैसे अब तक हम लोग बांग्लादेश को समझा रहे थे कि भाई आपके यहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो एक उस प्रकार की ही स्थिति बांग्लादेश हम लोगों को दिखाना चाह रहा है और ये अपने अल्पसंख्यकों के मामले में जिस प्रकार की हमसे ये कॉमेंट सुनता था ठीक उस प्रकार का ही एक प्रयास ये यहाँ पर कर रहा है। जहां इस तरह के कृत्यों के अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं, तो सीधा बताया गया है कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कार्य होते रहते हैं और अपराधी भी खुलेआम घूमते हैं। तो यहां पर यह कहा गया रणधीर जायसवाल साहब के द्वारा कि अनुचित टिप्पणियां करने और सद्गुणों का प्रदर्शन करने के बजाय बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि जब दीपक तले अंधेरा हो तो पहले जरूरी है कि आप वहां उजाला कर लें। यानी कि आपके खुद के देश के अंदर ही जब अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है तो आप दूसरे देश को जहां पहले ही लोकतंत्र के लिए सभी चीजें व्यवस्थित हैं, इतना अधिक व्यवस्थित मामला चल रहा है कि लोग प्रोटेस्ट करके बात रख पा रहे हैं और उसका वायलेंस भी कर रहे हैं, और उस स्थिति के बावजूद आप सरकार को यह बता रहे हैं कि उनकी सुरक्षा काम किए जाने चाहिए, जबकि आपके यहां खुद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं है। तो बांग्लादेश की तरफ से आई इस टिप्पणी का जवाब दिया हमारे प्रवक्ता साहब जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सारी चीजें बताई और क्लियर किया कि देखो ये फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने यहाँ पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे लो तो बहुत अच्छी स्थिति आप लोगों की हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम अब तक चलता हुआ है कि कैसे कैसे वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद अभियान अनाउंस किया गया, अभियान के अनाउंसमेंट के बाद में चीज़ें कितनी गड़बड़ा गई और किस प्रकार से लोगों के मरने का आंकड़ा सामने आया, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और साथ साथ बांग्लादेश का यहाँ पर कट्टरपंथी समूह का कनेक्शन देखने को मिला और बांग्लादेशी सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी आया। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि आने वाले समय में मामला कहाँ जाएगा पता नहीं, बट देखने होगा कि हाँ क्या स्थिति होती है। बट हम फिलहाल यही चाहते हैं कि शांति जितनी जल्दी मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा। अब जहाँ सारी की सारी बातें चल रही है वक्फ कानून के इर्द गिर्द, तो पता चल रहा है कि सब कुछ वक्फ कानून की वजह से ही हो रहा है। तो एक ब्रीफ थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए वक्फ क्या है, तो देखिए वक्फ कानून क्या है। तो 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। यानी कि वक्फ की संपत्तियां काफी आ रही थी, तो ये लग रहा था कि एक कानून बनाया जाना चाहिए। तो 1954 में वक्फ कानून आता है
और वक्फ कानून बनाने के बाद में हम ये देखते हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान भी किया जाता है। अब इसके 1 साल बाद 1955 में ही इस कानून में बदलाव किया जाता है और बदलाव करके ये व्यवस्था की जाती है कि हर एक राज्य के अंदर वक्फ की संपत्तियों को संभालने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। तो वक्फ काउंसिल कैसा है, वो सेंट्रल लेवल पे केंद्रीय स्तर पर चीजों को संभालता है, बट राज्य के स्तर पर जिम्मेदारियां वक्फ बोर्ड की होती है। आज के समय में हम स्थिति समझते हैं तो पता चलता है कि देश के अंदर लगभग 32 वक्फ बोर्ड बन चुके हैं अब तक, और ये संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और रखरखाव की सभी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि हमारे 2 ऐसे राज्य हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पर शिया और सुन्नी दोनों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड की व्यवस्था है। बाकी सभी जगहों पे, यानी कि जितने और बचे हुए राज्य हैं उन जगह पर इकट्ठा एकीकृत ही वक्फ बोर्ड बनता है शिया और सुन्नी दोनों के लिए। तो 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित की गई थी, और अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा नया कानून आया है उस नए कानून के अंदर इस पुराने कानून को ही रिप्लेस किया है हमारी सरकार ने। हालांकि जब इस नए कानून को, यानी कि नए कानून के माध्यम से पुराने कानून को हम लोगों ने रिप्लेस किया, तो इसका स्वागत भी बहुत सारे लोगों ने किया, काफ़ी चीज़ें बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगी, लेकिन सभी चीज़ें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी। अब दरअसल यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर के लगातार चिंताएं व्यक्त की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये परेशानी के मुद्दे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि देखिए, इस कानून के आने के बाद हमारे मौलिक अधिकार खतरे में पड़ गए हैं, और मौलिक अधिकारों का अगर मामला कहीं भी होता है तो ऐसी स्थिति में ये समझ लीजिए कि वो कानून व्यवस्था में रह नहीं सकता, क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर यह कहा जाता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, जो कहता है कि विधि के समक्ष सब समान है, लेकिन विधि के समक्ष समानता का व्यवहार हमारे साथ किया नहीं जा रहा है। जहां बाकी और अन्य धर्म हैं उनके लिए कोई भी निर्णय सरकार नहीं लेती है, वहीं खासतौर पर मुस्लिमों को काउंटर किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, जो कि गलत है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 15 कहता है कि 5 आधारों पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। कौन कौन से 5 आधार? धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद 15 कहता है। लेकिन मामला तो यहाँ पर जो भेदभाव का आ रहा है वो तो धार्मिक भेदभाव की स्थिति हमें समझ में आ रही है ना। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारे अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन हो रहा है, जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, पर सरकार हमें पूरी तरह से स्वतंत्र निर्णय लेने नहीं दे रही है, और कहीं ना कहीं हमें धार्मिक मामलों के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। अनुच्छेद 26 कहता है हमारा कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका मनमर्जी से प्रबंधन कर सकता है, पर यहाँ पर सरकार भी हमें वक्फ बोर्ड के प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता से कार्य करने दे नहीं रही है। तो हमारे कई सारे मौलिक अधिकार खतरे में है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 29 भी यहाँ पर हमारा हनन हो रहा है। और साथ साथ एक आर्टिकल और है 300 जहां पर संपत्ति का अधिकार है, तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार का भी उल्लंघन हमारे यहाँ पर हो रहा है, उसका भी हनन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मौलिक अधिकारों के हनन की बातें फिलहाल अलग लोगों ने प्रस्तुत की और कहा है कि वक्फ कानून के बाद ये स्थिति हमारी दिक्कतों में आ गई है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है, इनको ये भी चिंता है कि अब सरकारी अधिकारी को जिम्मेदारी दे दी गई है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। यानी कि जो एक जिला अधिकारी होगा, अब उसको कह दिया गया है कि देखो, अगर आने वाले समय में कभी भी किसी प्रॉपर्टी पर यह डिस्प्यूट आता है कि भाई वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, तो ऐसी स्थिति में आप डिसाइड करेंगे और रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और जब तक रिपोर्ट नहीं आती उस प्रॉपर्टी का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इनका ये मानना है कि सरकारी अधिकारी तो सरकार के लिए ही काम करेगा, तो उनको आपत्ति है इस प्रावधान पे भी बहुत ज्यादा, इसको लेकर के बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके अलावा ये कह दिया गया कि अब जो वक्फ बोर्ड रहेगा उसके अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं, और 2 नॉन मुस्लिम्स को अपॉइंट करने की बात कही गई है। तो उनको यहाँ पर भी आपत्ति है कि भाई जब मामला सारा का सारा मुस्लिम समुदाय का है, मुस्लिम लोगों का है, तो यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग क्यों अपॉइंट किए जा रहे हैं? क्या बाकी धर्म में ऐसा है कि वहां पर भी दूसरे धर्म के लोगों को अपॉइंट किया जाता है निर्णय लेने के लिए? जब नहीं है तो क्यों वक्फ बोर्ड के मामले में ही ये सभी चीजें की जा रही हैं? इसके अलावा एक और मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, वो है वक्फ बाय यूजर का। वक्फ बाय यूजर मतलब ऐसी संपत्तियां जो है तो वक्फ के पास में, पर वक्फ के पास कैसे आई है या वक्फ बोर्ड के पास कैसे आई है, उसके लिए ना तो कोई भी डीड है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है, और ना ही कोई वसीयत है। अब ऐसी स्थिति में जब कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके बावजूद वक्फ लगातार उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो सरकार ये कह रही है कि उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब इनको यहाँ पर यह आपत्ति है कि भाई अब तक तो हम इस्तेमाल करते आए हैं, हमारी संपत्ति मानी जाती थी, पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे पास उसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। बट अब सरकार कह रही है कि रजिस्ट्रेशन फिर भी जरूरी है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अब सरकार ने एक नया प्रावधान ये किया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति वक्फ को अपनी संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है, तो वक्फ को संपत्ति देने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम 5 साल तक मुस्लिम हो, यानी कि मुस्लिम धर्म में आपने 5 साल बिताए हो, तो ही आप वक्फ को संपत्ति दे सकते हैं, वरना आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पर लोगों को ये भी भाई दिक्कत है इस मामले में कि वक्फ को संपत्ति कोई भी दान कर सकता है। ऐसा कोई नियम तो जरूरी नहीं है कि होना चाहिए कि 5 साल मुस्लिम व्यक्ति रहा हो तो ही दे सकता है। इससे तो कहीं ना कहीं जो चीजें होनी चाहिए वो गड़बड़ों में पड़ेगी, तो इसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये सारी उन लोगों की आपत्तियां हैं, एक खास आपत्तियां हैं
जिसको लगातार उठाया जा रहा है और इन सभी बातों को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी पिटीशंस लगी है जिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सुनवाई कर रहा है। हालांकि अभी सुनवाई का मामला टाल दिया गया है 5 मई तक के लिए, क्योंकि अभी समय मांगा गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता के द्वारा सरकार की तरफ से कि हमें अभी इन सभी मामलों पर आपको जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए, आपको सभी बातें बताई जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है थोड़ा, तो सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीजें डिस्कस की जा रही हैं और ये जो खास चिंता के मुद्दे हैं इनको ही संबोधित किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है गेम कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है और क्या क्या चीजें हम लोगों को बताता है। तो ये स्थिति भी एक तरफ चल ही रही है हमारे देश में। हालांकि भारत में अगर हम लोग सांप्रदायिक दंगों की बात करें तो सांप्रदायिक दंगे भारत के अंदर कोई नई स्थिति नहीं है। सांप्रदायिक दंगे तो हम लोगों को स्वतंत्रता के साथ ही मिल गए थे और स्वतंत्रता की रात ही भारत में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक सांप्रदायिक दंगों का भयानक रूप हम लोगों के सामने आया था। तो उसके बाद से लगातार धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर लगातार अलग अलग जगह पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। लेकिन सांप्रदायिक दंगों के मामले में कई सारे कारण होते हैं, इनके प्रभाव भी व्यापक होते हैं, पर जरूरी है सरकार इसके लिए कुछ उपाय करे। तो अगर बात करें कि क्या क्या कारण होते हैं तो देखिए कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि राजनीतिक लामबंदी। कई बार जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को घुमाती है या कुछ ऐसी स्टेटमेंट देती है किसी खास धर्म को लेकर के, किसी खास समुदाय के लिए, जिसके बाद चीज़ें प्रदर्शन में आगे बढ़ती हैं और विरोध प्रदर्शन में आगे बढ़ने के बाद उनमें कुछ ऐसा होता है कि वो हिंसक प्रदर्शन बन जाता है। इसके अलावा कई बार जब सरकार कानून बनाती है, जैसे कि वक्फ के मामले में भी हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग सीएए प्रोटेस्ट के मामले में भी देख चुके थे। तो जब कभी भी लोग सरकारी कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करते हैं तो भी चीजें गड़बड़ में आती है, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है और कहानी फिर आगे बहुत ज्यादा दिक्कतों में पहुंच जाती है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बार जब र्यूमर्स फैलती हैं, अफवाहें फैलती हैं, तो अफवाहों के बाद भी कुछ ग्रुप्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो सरकार के खिलाफ या किसी और दूसरे समुदाय या धर्म के खिलाफ अपना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ये सारी की सारी खास चीजें। इसके अलावा कुछ लोगों के दीर्घकालीन मुद्दे होते हैं, यानी कि लंबे समय तक किसी चीज से वो परेशान रहते हैं बट सरकार के सामने या लोगों के सामने बात नहीं रख सकते, फिर जब मौका मिलता है तो फिर वो सभी चीजें लेकर के सामने आ जाते हैं। अब ये दिक्कतें तो चलती रहती हैं और इनकी वजह से होते हैं भयानक हिंसक प्रदर्शन। अब इनके प्रभाव भी बहुत ज्यादा व्यापक होते हैं। ये समझ लीजिए कि जान माल की हानि तो होगी। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा वेस्ट बंगाल में हुआ, बहुत तोड़फोड़ हुई, घर वर जलाए गए, वहां पर गाड़ियां जला दी गई, तो नुकसान वहां बहुत ज्यादा हुआ है। तो जान माल की हानि तो बहुत ज्यादा होती है, बड़े स्तर पर होती है। लेकिन जान माल की हानि के अलावा ये भी समझना होगा कि विस्थापन भी बड़े स्तर पर देखा जाता है, यानी कि लोग घर छोड़ करके अपने दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो जाते हैं और वेस्ट बंगाल में बड़े स्तर पर विस्थापन फिलहाल देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल में विस्थापन के अलावा सामाजिक प्रभाव भी इसके बहुत ज्यादा हुए हैं और सामाजिक अलगाव की स्थिति वहां बन गई है, क्योंकि जब ऐसी चीजें आती हैं तो समझ लीजिए कि फिर जो धार्मिक सद्भाव की स्थिति होती है वो खतरे में पड़ते हैं और दिक्कतें आने लग जाती है। और महिलाओं पर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खतरे में आती है। और ये समझ लीजिए कुछ भी होता है, चाहे विस्थापन हो चाहे हिंसक प्रदर्शन, इनका बड़ा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। पर इन सभी चीजों को ठीक किया जा सकता है अगर सरकार कोशिश करे अच्छे कानून बनाने की और लोग सब मिलजुल करके अपना धार्मिक सद्भाव को मेंटेन करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो चीजों को ठीक किया जा भी सकता है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को करनी थी इस वायलेंस के मामले में, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत मददगार रहा होगा और बहुत कुछ आप लोगों ने नया सीखा, जाना, समझा होगा। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। और फिलहाल सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर कीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग मिलते हैं, लेकिन हम मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे। और इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, जहाँ हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते समझते हैं, फाइल्स को शेयर करते रहते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। बाकी की बातें जल्द होंगी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।